मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष मैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 का जो प्रश्न पत्र है आधुनिक भारतीय भाषा हिंदी गद्य उद्भव और विकास में मुझे जो 4 प्रश्न बहुत ज्यादा प्रभावित किया या मुझे लगता है कि इन 4 प्रश्नों के अलावा भी और ऐसे ही प्रश्न आपकी किताब में से आ सकते हैं। मुझे जो मेरे मन में जो विचार आया इन प्रश्नों को लेकर मैंने उसकी रूपरेखा इस प्रकार से प्रकट की है जो आपको बहुत ही लाभदायक होगी। वैसे मैंने अपनी सभी वीडियो में इन जो विषय है उसमें पूर्ण विस्तार से बताने का प्रयास किया है। तो आज मैं आपके समक्ष आधुनिक भारतीय भाषा हिंदी गद्य उद्भव और विकास का प्रश्न पत्र MIL A का प्रश्न पत्र लेकर उपस्थित हुई हूँ। पहला प्रश्न, आधुनिक भारतीय भाषाओं का सामान्य परिचय पर प्रकाश डालिए। इसमें बच्चों आप लोगों को क्या करना है कि आपने आधुनिक भारतीय भाषाओं का जो रूप स्वरूप या स्वरूप पढ़ा है उसे आप निम्नतम या रूपरेखा के आधार पर उसे आप वर्णित कीजिए। कहने का तात्पर्य है कि आपका पूरा जो सामग्री दी है उसमें से मुझे जो मैंने पॉइंट्स वाइज इसको आपके समक्ष प्रस्तुत किया है उसे इसी तरह से आप कोशिश करना कि अगर ये प्रश्न आता है तो आप उसे इसी प्रकार से लिखने की भरसक कोशिश कीजिएगा जैसे कि मैंने लिखने का प्रयास किया है। पहला प्रश्न, इसमें बताया गया है कि किस तरह से आपने चीजों को व्यक्त करना है, यानी आधुनिक भारतीय भाषाओं का सामान्य परिचय पर प्रकाश डालिए। सबसे पहले इसमें भूमिका आप लोगों को लिखनी है। भूमिका से यह हमारा तात्पर्य है कि आपने जब भारतीय भाषाओं के बारे में जाना और विचार किया कि भाषा किस तरह से उत्पन्न होती है, भाषा का क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है, वह किस तरह से हमारे जीवन में पग पग पर वह महत्व सिद्ध करती हुई एक तरह से प्रतीत होती है। तो मैंने भूमिका के रूप में इसे इस प्रकार से लिया है कि विचारों के आदान प्रदान हेतु भाषा का जन्म होता है। बच्चे के जन्म के साथ ही उसके रोने की, बोलने की या उसकी ध्वनि का जो रूप है वह उसमें उत्पन्न होता हुआ दिखाई देता है, जिसे हम सांकेतिक भाषा के रूप में भी कह सकते हैं। जो जो मनुष्य के विकास की दिशा में यानी कि मनुष्य ने जिस तरह से विकास की दिशा में कदम रखा और अपनी अभिव्यक्ति का स्वरूप एक तरह से व्यक्त किया या विकसित किया, इस प्रकार हम देखते हैं कि मनुष्य हाँ ये मानते भी हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक होने के साथ साथ वह भाषाई प्राणी भी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि बिना भाषा के हम देखते हैं कि कोई भी हम सामाजिक संपर्क उसमें व्यक्त नहीं कर सकते। यानी कि हमें किसी से बोल चालना है या अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करनी है तो उसके आधार पर हम अपनी बातों के द्वारा, अपने संवादों के द्वारा, अपने हाव भाव के द्वारा और अपने सांकेतिक आधार पर हम वो अभिव्यक्ति व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि मनुष्य केवल हम देखते हैं कि अकेला जीवन यापन नहीं करता है, वह सबके समक्ष रहकर या सामूहिक रूप से या एकल भी रहता है, तो वह कहीं ना कहीं अपने मित्र गणों से या अपने घनिष्ठ सहपाठियों से या हम ये कह सकते हैं कि सगे संबंधियों से भी वह वार्तालाप करता हुआ दिखाई देता है। तो उसके आधार पर वह अपना जीवन यापन करता है। मनुष्य ने अपने सामाजिक व्यवहार में विशिष्टता लाने के लिए भाषाई यानी कि भाषा का जो महत्व है उसका रूप वहां पर प्रतिपादित किया है। उसके द्वारा प्रयुक्त शब्द भावों और संप्रेषणीय बनाने में एक तरह से सक्षम हो, ऐसा लगातार वह प्रयास करता हुआ दिखाई देता है और इस प्रयास में वह अधिकतम रूप से हम देखते हैं कि विकसित भी होता हुआ चलता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि किसी भी भाषा के विकास में उसके उद्गम स्रोत का विशेष महत्व होता हुआ दिखाई देता है। भारतीय आर्य भाषाओं का हम ये जानते हैं और हमने पढ़ा भी है कि एक लंबा इतिहास है और उसे समझने के लिए भी हम देखते हैं कि उसे हम भारतीय भाषाओं के आधार पर 3 रूपों में विभक्त करते हुए दिखाई देते हैं। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा है मध्यकालीन आर्य भाषा और तीसरा है आधुनिक आर्य भाषा के रूप में हम उसे अभिव्यक्ति देते हुए नजर आते हैं। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। विद्वानों ने इसकी समय सीमा 2000 ईसा
पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक मानी है तथा वैदिक और लौकिक संस्कृत इसी के दो रूप माने जाते हैं। जैसे कि वैदिक और लौकिक संस्कृत में मैंने आपको बताया कि वैदिक संस्कृत से हमारा तात्पर्य है कि इसकी उत्पत्ति हम देखते हैं 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी की अवधि में वैदिक साहित्य लिखा गया है, जिसमें हम देखते हैं कि साम, यज्ञ, अथर्व या चारों वेद के रूप में हम इसका वर्णन देखते हुए दिखाई देते हैं। वेदों के सार रूप उपनिषद में हम ब्रह्म, जीव, जगत, आत्मा आदि के दार्शनिक पक्ष की भी व्याख्या विस्तार पूर्वक से की गई है। कहने का तात्पर्य है कि वैदिक साहित्य के हम इस रूप को इसमें देखते हुए नजर आते हैं। लौकिक संस्कृत से हमारा तात्पर्य है लौकिक संस्कृत साहित्य की रचना 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के मध्य के रूप में मानी जाती है। संभवतः संस्कृत का वह रूप जो लोक के निकट था उसे माध्यम बनाकर लौकिक साहित्य की रचना हुई होगी। कहने का तात्पर्य हम देखते हैं कि हर एक समाज में या हर एक काल में हम देखते हैं कि विभिन्न रूप से दो भाषाएं कार्यरत रूप में कार्य करती हुई दिखाई देती है। पहला है आपकी शिष्ट भाषा और दूसरी है आपकी आम बोलचाल की भाषा, या हम इसे साहित्यिक भाषा या प्राकृतिक भाषा के रूप में भी देख सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि इस प्रक्रिया में हम लौकिक संस्कृत को जो धीरे धीरे व्याकरणबद्ध होती रही उसमें रचित दो कालजयी महाकाव्यों का समाज, धर्म और साहित्य की दृष्टि से भारतीय साहित्य में विशेष महत्व है। ये दो ग्रंथ है महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण और महर्षि व्यास द्वारा रचित महाभारत से ये यहाँ पर लिया गया है। इन दो ग्रंथों के द्वारा बताया गया है कि किस तरह से उस समय में समाज की कैसी कल्पना रही होगी और किस तरह से जो धर्म के आधार पर, समाज के आधार पर या हम कहें व्यवस्था के आधार पर किस तरह से उसमें अभिव्यक्ति दिखाई गई। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि वैदिक और लौकिक संस्कृति का जो रूप स्वरूप है वो यहाँ पर व्यक्त किया गया। और इस व्यक्त के आधार पर कि उस समय में हम देखते हैं कि अलग अलग भाषा का, जैसे पहले संस्कृत भाषा का प्रादुर्भाव था, फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कि आदिकाल में, भक्ति काल में और रीति काल में हम देखते हैं कि ब्रज और अवधि का जो विकास है और पुरजोर रूप से वहां उसकी व्यापकता वहां दिखाई देती है। मध्यकालीन आर्य भाषा जिसका विकास हम 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी के मध्य हुआ, उसमें हम देखते हैं कि पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषा का जो रूप स्वरूप है वह हमें देखने को मिलता है। इसके आधार पर हमने देखा कि किस तरह से पाली भाषा है, प्राकृत भाषा है और अपभ्रंश भाषा के आधार पर लोगों ने किस तरह से अपने साहित्य के द्वारा, अपनी भाषा के द्वारा वहां पर अभिव्यक्ति की। पाली संस्कृत और प्राकृत के बीच की भाषा जिसे विद्वानों द्वारा पाली नाम दिया गया है, इसे प्राकृत का प्रथम रूप भी कहा जा सकता है। इसमें हम देखते हैं कि पाली भाषा में मुख्यतः दो प्रकार का साहित्य उपलब्ध होता हुआ दिखाई देता है। स्वप्रथम रूप में हम देखते हैं कि त्रिपिटक, उसमें 3 आधार व्यक्त किए गए हैं, सूत, विनय और अधिधम। और दूसरा है अनुपिटक, उसमें हम देखते हैं जातक कथाएं, अठ कथाएं, महावंश और बौद्ध धर्म के आधार ग्रंथ हम वहां पर हमें देखने को मिलते हैं। इसका पूरा इतिहास मैंने अपनी वीडियो में भी आपको बताया है, अगर उसके संदर्भ में आप देखते हैं तो आप पूर्ण रूप से जानने का प्रयास वहां पर कर सकते हैं। उसमें फिर हम देखते हैं कि किस तरह से प्राकृत भाषा का जो रूप स्वरूप है उसका विकास दिखाई दिया है। विद्वानों ने संस्कृत को पहली प्राकृत और पाली को दूसरी प्राकृत और हम ये भी कह सकते हैं कि प्राकृत की तीसरी संज्ञा के रूप में भी अभिव्यक्त होता हुआ दिखाई दिया है। प्राकृत भाषा बोलचाल के रूप में आरंभ से ही प्रचलित थी। संस्कृत और पाली नाम उसके प्राचीन रूप के लिए अभिव्यक्त हुए हैं। संस्कृत के व्याकरणबद्ध होने के बाद पाली में साहित्य की रचना हुई, जिसका महत्व धार्मिक साहित्य की दृष्टि से देखते हुए बनता है। क्योंकि हम देखते हैं कि मध्यकाल और पूर्ण रूप से मध्यकाल को 2 भागों में विभक्त किया है, भक्तिकाल और रीतिकाल। और भक्तिकाल पूर्ण रूप से धर्म के आधार पर ही अभिव्यक्त होता हुआ दिखाई दिया है। और प्राकृत जिसका पहले से ही बोलचाल की भाषा के रूप में अस्तित्व था, क्रमशः पहली शती ईस्वी से ही 5वीं 6वीं शती के बीच साहित्य की रचना के लिए वह रूढ़ हो गई। हम देखते हैं कि भाषा किस तरह से गतिशील है, इसलिए एक भाषा के बद्ध होने पर उसका स्थान दूसरी भाषा अनायास रूप में ही ले लेती है। कहने का तात्पर्य है कि
प्राकृत भाषा में हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार से अलग अलग रूप का वहां पर अभिव्यक्त हुआ है। उसे हम कहते हैं मगधी के रूप में, अर्ध मगधी के रूप में, शोर शैनी के रूप में, पेशाची, महाराष्ट्रीय के रूप में इसका विकास देखा जा सकता है। अपभ्रंश से हमारा तात्पर्य है मध्यकालीन एवं आधुनिक कालीन आर्य भाषा के बीच की ये कड़ी कहा जा सकता है, क्योंकि हम देखते हैं कि रीति काल के अंत का समय था जब अपभ्रंश भाषा का एक तरह से नींव रखी गई या निर्माण कहा जा सकता है, एक तरह से आरंभ भी कहा जा सकता है। और आधुनिक काल में पुरजोर रूप से उसके विकास का जो रूप स्वरूप है वह अभिव्यक्त किया है। इसका समय 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक स्वीकृत किया गया है। कुछ विद्वानों द्वारा अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ भ्रष्ट और बिगड़ा हुआ माना गया है, यानी कि हम देखते हैं कि इसमें मिश्रित भाषा का प्रयोग अधिकतम रूप से होने लगा था। तो इसे हम इस रूप से भ्रष्ट के रूप में भी देखा या बिगड़ा हुआ रूप के रूप में भी देखा जा सकता है। भाषा के विकास का एक स्वाभाविक स्थिति है, परिवर्तन तो सृष्टि का नियम है। मानव और उसके द्वारा प्रयुक्त भाषा उसी के एक अंग कहे जा सकते हैं। अपभ्रंश के रूप में हम देखते हैं कि आधुनिक काल में अनेक प्रकार के साहित्य जो लिखे गए वह कहीं ना कहीं इन्हीं भाषा के रूप में देखे जा सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से जो अपभ्रंश भाषा है वह किस तरह से नगर की भाषा बनती गई है। प्राचीन के रूप में वह अपना विकास या उप नगर के रूप में वह अपना विकास एक तरह से संभावित रूप में करती हुई दिखाई दी। मध्यकालीन हिंदी के हम देखते हैं कि जहाँ भाषा निरंतर परिवर्तनशील है, भाषा में बोली व्यक्त हो जाने से सभी प्रकार की जो भाषाएं हैं, वैदिक भाषाएं हैं, वह कहीं ना कहीं संस्कृत से उद्भूत मानी जाती है। वैदिक संस्कृत से आधुनिक तक के हिंदी के आने में हम देखते हैं कि अनेक रूपों का जो रूप स्वरूप है वह हमें देखने को मिलता है। तीसरी स्लाइड में बेटा बताया गया है कि किस तरह से हम देखते हैं कि जैसे कि हम देखते हैं कि भाषा बोली हमारे यहाँ पर 16 बोलियां हैं और वह कहीं ना कहीं 5 उपभाषाओं में उसका जो रूप स्वरूप है वह वर्णित किया गया है। जैसे पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या राजस्थानी हिंदी के रूप में हम अनगिनत बोलियों का जो रूप स्वरूप है वह देखते हुए नजर आते हैं। तो उसके आधार पर इन भाषा का जो रूप स्वरूप है वह कहीं ना कहीं व्यक्त किया गया है। इससे हम देखते हैं कि आदिकाल है, भक्तिकाल है, रीतिकाल है। इसमें अनगिनत कवि, साहित्यकार हुए जिन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा ब्रज और अवधी या अपभ्रंश भाषा का जो विकास है वह रूप स्वरूप इसमें दिखाई देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से प्राचीन तथा आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल में किस तरह से स्थिति परिस्थितियों के आधार पर जो रचनाएं लिखी गई उसमें किस तरह से ब्रज और अवधी भाषा का जो रूप स्वरूप है वह व्यक्त किया गया है। आधुनिक काल में हम देखते हैं कि किस तरह से हिंदी भाषा का जो रूप स्वरूप है वह अपने अलग अलग धाराओं में अलग अलग आधारों पर अभिव्यक्त होता हुआ दिखाई दिया है। जैसे राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन का जो रूप स्वरूप है वह हम देखते हैं कि हिंदी के शैव्य काल में देश की राजनीतिक परिस्थिति अनुकूल नहीं थी, क्योंकि उससे पहले की जो काल थे उसमें भी जो हमारी परिस्थितियां थी वह समय अनुसार अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने में असमर्थ दिखाई देती थी, क्योंकि वहां पर हम देखते हैं कि अति शोचनीय अवस्था थी। मुस्लिम आक्रमणों से लगातार देश की जो जनता थी वह एक तरह से पीड़ित दिखाई देती थी। यवन यानी कि मुसलमान शासकों का उद्देश्य हिंदू धर्म के स्थान पर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था और उसके माध्यम से पूरे देश पर एक तरह से अपना साम्राज्य, अपना आधिपत्य एक तरह से जमाने की वहां पर पुरजोर रूप से कोशिश की जा रही थी। मोहम्मद गोरी ने 12वीं सदी में हम देखते हैं पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिल्ली को अपने अधिकार में ले लिया था। इस प्रकार पूरे हिंदी प्रदेश पर वह एक तरह से हम इस रूप में मुसलमानों को हावी देखते हैं। उथल पुथल के इस वातावरण में हिंदी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, लेकिन उत्तर भारत में शासकों की भाषा तुर्की और शासन दरबार की भाषा फारसी थी। यानी कि हम देखते हैं कि जहां पर किस तरह से भाषा का जो
रूप स्वरूप है वह परिवर्तित होता हुआ दिखाई दिया। जहां पर हम देखते हैं ब्रज और अवधि का जो क्रम था वह चलता हुआ दिखाई दे रहा था। अब भाषा आधुनिक काल में भाषा जो राजनीतिक स्थिति की परिस्थिति में है वह कहीं ना कहीं फारसी के रूप में व्यक्त होने लगी थी। हिंदी के विकास की और किसी का ध्यान ही नहीं था। तो अनगिनत हम देखते हैं कि हमारे यहाँ के साहित्यकार, समाज सुधारक ने अपने अपने आधार पर हिंदी के वर्चस्व को एक तरह से स्थापित करने के लिए अनगिनत प्रयास यहाँ पर दिखाई देखे जा सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से जो शासकों की भाषा तुर्की एवं फारसी एक तरह से धीरे धीरे से विस्तृत होने लगी थी। और हम देखते हैं कि किस तरह से जो डिंगल पिंगल भाषा जो आदिकाल में प्रयुक्त होती थी वह कहीं ना कहीं अब एक नया रूप वह ग्रहण करती हुई जा रही थी। आधुनिक काल के साथ साथ सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति, साहित्यिक स्थिति एवं आर्थिक स्थिति पर भी इसका प्रभाव पुरजोर रूप से पड़ता हुआ दिखाई दिया। जब हम साहित्य को पूरी तरह से पढ़ेंगे तब हम इसका विस्तार वहां पर देख सकते हैं। मैं इसलिए आपको पूर्ण रूप से नहीं बता रही, यहाँ पर मैंने आपको केवल नोट्स के माध्यम से, यानी कि जो जो मुझे महत्वपूर्ण पॉइंट्स लगे उनको मैंने यहाँ पर एक तरह से चित्रित कर दिया है और उसके आधार पर आप अपनी अभिव्यक्ति वहां पर दे देना। ठीक है। साहित्यिक एवं आर्थिक स्थिति, धर्म प्रचार और खड़ी बोली गद्य के रूप में किस तरह से हिंदी का विकास होने लगा। और हम देखते हैं कि इसके विकास में अनेक प्रकार के जो हमारे यहाँ पर समाज सुधारक हैं या साहित्य प्रेमी हैं उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी तरह से साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में हिंदी का जो रूप स्वरूप है वह देखने को मिलता है। राष्ट्रीय आंदोलन में हिंदी की भूमिका, आजादी के बाद यानी कि आजादी से पहले और आजादी के बाद किस तरह से हिंदी का जो विकास था वह निरंतर बढ़ता चला गया। इसका रूप स्वरूप मैंने अपनी वीडियो में बताया है, उसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसी के आधार पर दूसरा प्रश्न है, आधुनिक काल की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों को स्पष्ट कीजिए। इसमें बच्चों आप लोगों को ऐसे करना है कि सर्वप्रथम हमें आधुनिक काल का जो स्वरूप है यानी कि उसकी प्रस्तावना है, उसकी भूमिका है, वो यहाँ पर वर्णित करनी है। उसके बाद राजनीतिक और सामाजिक स्थिति का यहाँ पर चित्रण करना है। ये भी मैंने अपने वीडियो में बताया है। आप इससे संबंधित वीडियो मैंने आपके समक्ष भेजी हुई है, नहीं तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। इसमें मैंने पूर्ण रूप से सामाजिक राजनीतिक स्थिति का विस्तृत से वर्णन वहां पर किया है। तीसरा प्रश्न, सप्रसंग व्याख्या। इसमें मैंने कबीर की व्याख्या के रूप में एक दोहा यहाँ पर लिया है। आपके देखिए, चाहे आपके कबीर हैं, बिहारी हैं या भूषण के आधार पर आपको किसी एक दोहे का वहां पर चित्रण करने के लिए दे सकते हैं। तो उसे आप इस तरह से विस्तृत रूप में अपने भाव को दोहे के आधार पर व्यक्त कीजिएगा। करता था तो क्यों रहिया, अब करी क्यों पछताइया, बोवे पेड़ बबूल का अम्ब कहाँ ते खाइया। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है बच्चों, इसमें संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या है। प्रस्तुत दोहा कबीर दास द्वारा रचित कबीर ग्रंथावली से लिया गया है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसके जो रचनाकार है वह कबीर है और रचना है इसकी कबीर ग्रंथावली से लिया गया है। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसका व्यवहार उसको वैसा ही परिणाम भुगतना पड़ता है, यानी कि उसे जैसा आप किसी के प्रति जैसा मान सम्मान रखोगे वैसा ही मान सम्मान आपको भी मिलेगा। अगर आप अभद्र रूप में किसी को दोषारोपण करते हुए दिखाई देंगे तो वैसा ही व्यवहार आपके समक्ष भी प्रकट होता हुआ जाएगा। इस पर कवि के जो विचार हैं वो इस प्रकार से है। कबीर कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए, लेकिन व्यक्ति बुरे कार्यों में ही लिप्त रहता है। बुरे कामों को करते समय वह कुछ याद नहीं रखता। इसका क्या परिणाम होगा, वह निरंतर बुरे कार्यों में ही रमा रहता है। लेकिन जब बुरे कामों का फल भोगना पड़ता है तो उसे अपना अच्छा बुरा सब याद आ जाता है और वह दुखी हो जाता है। जैसे बबूल का वृक्ष उगाने पर उसे फल के रूप में आम प्राप्त नहीं होता, अर्थात बबूल ही प्राप्त होता है। यानी कि किसी के पथ पर आपने कांटे बोए हों
तो आपको फूल प्राप्त नहीं होंगे, आपको भी कांटे ही प्राप्त होंगे, क्योंकि पृथ्वी गोल है। और हम देखते हैं कि जिस तरह से पृथ्वी अपना पूरा एक तरह से भ्रमण करती हुई दिखाई देती है, वैसे ही मनुष्य का जन्म है कि वह जैसे जैसे कर्म करता है, जब वह पृथ्वी घूमती है या उसका चक्र घूमता है, तो वैसे ही आपको उसके जो फल है वो भोगने पड़ते हैं। कवि का यहाँ पर आशय है कि बुरे कामों का फल बुरा ही हमेशा होता है, इसलिए मनुष्य को सदगति के रास्ते पर चलना चाहिए। इसमें भाषा बहुत ही सरल और स्पष्ट है, मुहावरे और लोकोक्तियों के आधार पर अभिव्यक्ति की गई है, दृष्टांत अलंकार है, दोहा छंद का प्रयोग किया गया है, करी क्यों में अनुप्रास अलंकार है, और या इसकी जो शैली है वह चित्रात्मक शैली में इसे एक तरह से प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न। बेटा आपको 4 प्रश्न ही दिए जाएंगे, उसमें से आपको 2 प्रश्न करने होंगे, और 2 प्रश्न आप अपने अंक के आधार पर कीजिएगा। यानी कि 10 अंक का प्रश्न है तो, या जैसे 100 नंबर का है, ये आपको 2 प्रश्न करने के लिए दिए जाएंगे, यानी कि 50-50 नंबर के आपको 2 प्रश्न दिए जाएंगे, या 25-25 के 4 प्रश्न दिए जाएंगे। तो उसे आपने उसी अभिव्यक्ति के आधार पर व्यक्त करना है। जैसे मार्क्स है वैसे ही आपको अभिव्यक्ति व्यक्त करनी है। बादल को घिरते देखा है, कविता का सार लिखे। इसमें किस तरह से कवि ने अपनी अभिव्यक्ति को एक तरह से प्रस्तुत किया है। नागार्जुन कविता संग्रह युग धारा से यह कविता ली गई है। कविता में कवि ने प्रकृति का मनोरम चित्रण प्रस्तुत किया है। वर्षा ऋतु में आने पर सारी प्रकृति अपने आप में किस तरह से सराबोर हो जाती है, परिवर्तन कर स्वच्छ और शांत नजर आती है। इन्हीं संकेतों को कवि ने निम्न बिंदुओं के द्वारा व्यक्त करने का प्रयास किया है। कविता में हिमाचल की चोटियों, बर्फीली पहाड़ियों, दुर्गम रास्तों, झीलों, लहरों और देवदारों के जंगलों के बीच वनस्पतियां, जीव जंतु, कार्य, व्यापार और किन्नर की नदियों के मनोहारी रूप का यथार्थ चित्रण देखने को मिलता है, और इसी का आधार यानी कि यथार्थ का आधार रूप उसमें दिखाने का कवि ने प्रयास किया है। जहां संपूर्ण प्रकृति खुशी से भर जाती है, मानसरोवर के सुनहरे कमलों पर ओस के कण मोती के समान गिरते हुए प्रतीत होते हैं। वर्षा ऋतु में हंसों की झोली या झीलों में हंसों की जो झील है, हंस झील में एक तरह से वास करते हुए दिखाई देते हैं या तैरते हुए दिखाई देते हैं, तो वे इस तरह से प्रतीत हो रहे हैं जैसे कमल नालों को वे एक तरह से खोजते हुए नजर आ रहे हैं। रात में चकवाचकवी की विरह वेदना तथा सुबह प्रेम कीड़ा में लीन दुर्गम घाटियों में युवा हिरण को खींचते देखने का जो चित्रण है अत्यंत आकर्षक बन पड़ा है, और अन्य मादक दृश्यों में कवि ने कविता के माध्यम से अत्यंत सुंदर एवं सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। नागार्जुन जन भाषा के सशक्त कवि है, यानी कि जन के आधार पर उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त की है। जिस तरह से जनता महसूस करती है किसी भी चीज को, कि वेदना को, संवेदना को, आकर्षण को, भाव को, उसी तरह से नागार्जुन ने भी कविता के माध्यम से वही भाव प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। भाषा विन्यास में कबीर का प्रभाव दिखाई देता है। नागार्जुन घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति है, वह कहीं एक स्थान पर टिककर नहीं रहते। उन्होंने जगह जगह पर जाकर अनुभव प्राप्त कर अपनी कविता को लिखा है और अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। उनका साहित्य भारतीय सामाजिक चेतना के आधार पर एक तरह से बोध को अभिव्यक्त करता हुआ दिखाई देता है। तो बेटा ये 4 प्रश्न मैंने आप लोगों के बहुत कहने पर ये प्रश्न पत्र बनाया है, और इसे आप अच्छे से देखिए और इसी के आधार पर अन्य प्रश्न की भी एक तरह से आप कोशिश कीजिए। धन्यवाद।